Hello, friends. Today in this lecture, we will discuss in detail the center of gravity and centroid. Okay, and we will discuss what is the basic difference between center of gravity and centroid. ठीक है, देखो एक्चुअल में सेंटर ऑफ ग्रेविटी और सेंट्रॉइड ये चीज़ें आप बहुत पहले से जानते हैं. ठीक है, और क्लास में भी आप लोग अगर पढ़ते भी होंगे तो उस टाइम पे भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी कई बार आप लोगों ने मतलब यू हैव जस्ट चेक्ड ट्राई टू जस्ट फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ सम गिवन फिगर्स. ओके, सम गिवन थिंग्स टू यू. जैसे आप लोगों ने देखो क्लास में नॉर्मली हम क्या करते हैं, जैसे हमारे पास पेन होता है, ठीक है, और उस पेन को अपनी फिंगर पे सेट कर देते हैं, अपने फिंगर के ऊपर रखते हैं और उसको अपने कुछ इस तरीके से एडजस्ट करते हैं कि वो पेन उस सिंगल फिंगर पर रुका हुआ रहे कुछ टाइम के लिए. ठीक है, वो पेन सिंगल मतलब आपकी फिंगर जो है उस, जैसे मान लीजिए आपकी फिंगर है, इस फिंगर पर वो पेन है, वो कुछ इस तरीके से रखा है. तो आप क्या करते हैं, अपनी फिंगर को या तो लेफ़्ट में मूव करते हैं, राइट में, या इस साइड में मूव करते हैं. तो ये मूव करने से आप क्या करते हो, आप एक टाइम ऐसा आएगा कि आप उस पेन को अपनी फिंगर पर इजीली बैलेंस कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं? क्योंकि आपने उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट कर लिया है. इसको भी छोड़िए, बाकी स्टार्ट में जब आप सिंपली अगर बॉल की बात करेंगे, बॉल बचपन में बॉल से तो आप काफ़ी खेलते हैं, ठीक है, बॉल से खेले होंगे. तो आप भी क्या करते हैं, सीधी अपनी उंगली लेते, उंगली पर ये बॉल्स को मतलब टर्न करते थे या सिंपली रोकने की कोशिश करते थे. ठीक है, तो यू आर डूइंग व्हाट, यू आर जस्ट फाइंड आउट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. एक्चुअल में काफ़ी चीज़ें हमारे पास हम ऐसी होती हैं जो हम ना जानते नहीं हैं लेकिन सीख जाते हैं. हम जानते बहुत कुछ चीज़ें हैं, ठीक है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि एक्चुअल में ये चीज़ें भी हैं क्या. ठीक है, तो पढ़ते हम बहुत काफ़ी टाइम से, लेकिन वी डोंट हैव एनी नॉलेज अबाउट दैट. तो आज हम वही डिस्कस करने वाले हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी. ठीक है, अब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है क्या. एक्चुअल में जैसे कोई बॉडी मैंने मान ली, ये वाली बॉडी, ठीक है, ये कोई बॉडी मान ली मैंने, बॉल मान ली, बॉल. तो होगा क्या, ये बॉल अगर आप देखोगे तो ये बहुत सारे मॉलिक्यूल से मिलकर के बनी होगी. बनी है कि नहीं, ऐसा मान सकते हैं कि नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं. अब मैंने मान लिया ये टोटल बॉल थी जिसका वेट क्या था, W. क्या था वेट, W था. और इसके लिए मैंने माना इसको n पार्ट में डिवाइड कर लिया. जैसे मान लीजिए ये पार्ट 1 2 3, ये 4 5 6 छोटे छोटे एलिमेंट में डिवाइड किया, n एलिमेंट में मैंने इसको डिवाइड कर दिया. तो अगर मैं देखूँगा ये टोटल वेट होगा इस बॉडी का, इस एलिमेंट का वेट प्लस 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 इस एलिमेंट का वेट, होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा सर. तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो टोटल वेट होगा दैट विल बी इक्वल्स टू द सम ऑफ द एलिमेंटल वेट. जितने भी एलिमेंट हो सारे एलिमेंट का वेट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा. सिग्मा का मतलब सम में होता है. अच्छा, ये वेट कहाँ लगता है, ये वेट कहाँ लगता है, बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी दिस वेट विल बी एक्टिंग इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. डाउनवर्ड डायरेक्शन होगा कि नहीं होगा, होगा, बिल्कुल होगा. चलिए, अब ये टोटल वेट तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, ठीक है. अब मैंने मान लिया कि इस बॉल को किसी एक रस्सी के थ्रू, एक कॉर्ड के थ्रू मैंने यहाँ बांध दिया इसको. अगर बैलेंसिंग की बात होगी, बैलेंसिंग कंडीशन की बात होगी, तो देखो समझ लीजिए पहले. अब ये भी मैंने आपको बताया कि ये जो बॉडी है वो छोटे छोटे एलिमेंट से मिलकर के बनी होगी. अब ये वाला एलिमेंट तो भाई इधर वेट लगाएगा, ये वाला एलिमेंट यहाँ वेट लगा रहा होगा, ये वाला एलिमेंट इसका वेट यहाँ लग रहा होगा, ये वाला एलिमेंट इसका वेट यहाँ लग रहा होगा, ये वाला एलिमेंट इसका वेट यहाँ लग रहा होगा. तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि ये जो टोटल बॉडी है हमारे पास, ये जो टोटल बॉडी है, ये पूरी बॉडी का छोटे छोटे जो एलिमेंट है ना, उन सब का वेट आप देख रहे हो कि कोई वेट यहाँ लग रहा है, कोई 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 डाउनवर्ड यहाँ लग रहा है, कोई यहाँ लग रहा है, कोई यहाँ. छोटे छोटे एलिमेंट की बात करें तो वेट हमेशा डाउनवर्ड है. अगर उस पर्टिकुलर एलिमेंट को आप कंसीडर कर रहे हैं, अगर आप उस पर्टिकुलर एलिमेंट को कंसीडर कर रहे हैं तो इस वाले एलिमेंट का वेट यहाँ, इस वाले एलिमेंट का वेट यहाँ लग रहा है. लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप एक बात बताइए, ये बॉडी है, ठीक है, आपने देख लिया सारे वेट हैं, तो क्या करेंगे, मान लिया इसका टोटल वेट, मान लिया टोटल वेट ये लग रहा है. टोटल वेट कहाँ लग रहा है, यहाँ लग रहा है. तो हमने क्या किया, इसको यहाँ बांध लिया. तो अगर हमें इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए,
इक्विलिब्रियम की कंडीशन चाहिए तो वेट डाउनवर्ड लगेगा। इसको रोकने के लिए एक टेंशन इस थ्रेड में डेवलप हो जाएगा नहीं हो जाएगा। और याद रखना है कि ये टेंशन इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लगना चाहिए। ये टेंशन और ये वेट है ना, ये इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग लगने चाहिए। अगर ये इस लाइन ऑफ एक्शन के अलोंग नहीं लगेंगे तो क्या होगा, जैसे मान लिया मैंने ये टेंशन तो ये रहा, मैंने टेंशन तो यहाँ है, वेट यहाँ लग रहा भाई साहब, तो क्या करेगा, इसके बीच में एक कपल जनरेट हो जाएगा, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। ये वेट इधर लगा है, ये इसको इधर घुमाने की कोशिश करेगा। इसका मतलब इसको बैलेंसिंग करने के लिए इसका टी और ये डब्लू एक ही लाइन ऑफ एक्शन में होने चाहिए, ठीक है ना, होना चाहिए। चलिए ओके, ठीक है, ओके ओके ओके। तो हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि इस लाइन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट ऐसा ज़रूर है जहाँ पर इस बॉडी के सारे एलिमेंट जो होंगे उन सारे एलिमेंट का जो रिजल्टेंट होगा वो रिजल्टेंट डब्ल्यू ही तो है भाई। कैपिटल डब्ल्यू की वैल्यू सारे एलिमेंट के वेट के सम के बराबर मैंने अभी आपको बताई थी कि नहीं। तो उन सारे एलिमेंट का रिजल्टेंट जो है वो डब्ल्यू, उसका क्या है, वेट है बॉडी का। वो वेट इस लाइन पर कहीं ना कहीं किसी एक पॉइंट पर एक्ट कर रहा होगा, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी। समझ में आया। तो ये मैंने लिखा हुआ है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज दैट पॉइंट, द पॉइंट थ्रू विच द वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स। मतलब किसी भी बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी वो पॉइंट होता है जहाँ पर उस बॉडी का सारा भार, सारा वेट एक्ट करता है। और सारा वेट क्या है, दैट वेट इज इट इज़ द रिजल्टेंट ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स रिजल्टेंट किसका बोल रहे हैं, क्योंकि एक बॉडी बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है, वो बॉडी बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बनी हुई है। तो उन सब का रिजल्टेंट जहाँ पर जिस पॉइंट पर एक्ट करेगा उसको क्या बोलेंगे, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है। चलिए, तो अब जैसे मैंने आपको देख लिया कि स्फीयर का होता है, उस स्फीयर का सेंटर ऑफ ग्रेविटी उसके सेंटर में होता है। ठीक है, ये देखो, ये आपका एक अगर क्यूबॉइड है तो क्यूबॉइड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से b/2 हाइट का आधा, विड्थ का आधा और थिकनेस का आधा, इन सब के आधे पे सेंटर पे यहाँ कहीं एक्ट करता है। ठीक है, ओके। चलिए अब बात करते हैं सेंट्रॉइड के बारे में। तो अब देखो सेंट्रॉइड क्या होता है। सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ठीक है, इन दोनों में बेसिक सा डिफरेंस है, बस एक बेसिक डिफरेंस। ठीक है, तो सेंट्रॉइड क्या है, दैट इज़ अ ज्योमेट्रिकल सेंटर ऑफ अ प्लेन फिगर ऑफ एन ऑब्जेक्ट और ऑफ एन ऑब्जेक्ट। प्लेन फिगर का या किसी भी ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल सेंटर जो होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर मतलब जनरली जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो सेंट्रॉइड जैसे कोई भी ग्रेविटेशनल बॉडी है जहाँ पे ग्रेविटी एक्ट करती है। ठीक है, क्या ग्रेविटी, जब भी ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात करते हैं, जब भी वेट के बारे में बात करते हैं, तो जनरली ये जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है, एक मिनट जस्ट वेट, हाँ, तो देखो इसी तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ मास भी क्या होता है, वो जिस तरीके से आप पढ़ चुके हैं ना कि सेंटर ऑफ मास क्या होता है। सेंटर ऑफ मास वो पॉइंट होता है जहाँ पर किसी बॉडी का टोटल मास एक्ट करता है, उसको सेंटर ऑफ मास बोलते हैं। ठीक है, उसको कंसंट्रेट मान लेते हैं कि कोई सारी बॉडी, उस सारी बॉडी का मास वहाँ कंसंट्रेट करता है। ठीक है, और एक टर्म और याद रखना है आपको, ये इंपॉर्टेंट है कि ये जो सेंट्रॉइड होता है ना, वो बॉडी के अंदर भी हो सकता है और बॉडी के बाहर भी हो सकता है। इट में बी इनसाइड और आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, जैसे अगर आप बात करेंगे रिंग, जो आपकी अंगूठी होती है उसका सेंट्रॉइड एकदम सेंटर में होता है। वो लो जो रिंग देखते हैं ना आप, वो सेंट्रॉइड यहाँ होता है, जो बॉडी के अंदर नहीं है, बॉडी पर लाइट नहीं करता, लेकिन कहीं और लाई करता, लेकिन होता यहीं पर है। ठीक है, तो इट इज़ आप बोल सकते हो एक तरीके से, आप बॉडी पर नहीं है, बॉडी के अंदर भी हो सकता है, बॉडी के जस्ट बाहर भी हो सकता है। ऐसा कोई नहीं कि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो बॉडी के अंदर ही हो। ओके, ज्योमेट्रिकली सेंटर ऑफ द प्लेन फिगर्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, अब देखो सेंट्रॉइड के बारे में बात करेंगे। सेंट्रॉइड वॉल्यूम का भी हो सकता है, वॉल्यूम का सेंट्रॉइड हो सकता है, तो उसको वॉल्यूमेट्रिक सेंटर बोलते हैं। अगर किसी एरिया को होता है वो भी उसको सेंट्रॉइड बोलते हैं। ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर लाइन है, जैसे मैंने आपको एक लाइन खींची तो इसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होता है, तो इसको भी सेंट्रॉइड बोलते हैं। तो किसी वॉल्यूम के अंदर आ सकता है सेंट्रॉइड, किसी
एरिया के अंदर आ सकता है, किसी लाइन के अंदर आ सकता है, ठीक है। तो दोज थिंग्स आर कॉल्ड, उनका ज्योमेट्रिकल सेंटर को हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं। लेकिन कोई ऐसी बॉडी, सॉलिड के बारे में बात करते हैं, सॉलिड के बारे में, तो सॉलिड्स का जो सेंटर होता है जहाँ पर उसका सारा वेट, सारा मास एक्ट करता है, दैट इज कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके, ठीक है, समझ में आया। तो जो सेंट्रॉइड होता है, सेंट्रॉइड किसके लिए काउंट करते हैं, सेंट्रॉइड इज कंसीडर्ड फॉर प्लेन फिगर्स, ठीक है, प्लेन फिगर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो सेंट्रॉइड इज द सेंट्रल पॉइंट दैट इज कंसीडर्ड फॉर सरफेसेस। जैसे किसी सरफेस के बारे में बात करेंगे तो जैसे आपका सर्कल हो गया, तो सर्कल का सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं है, उसको हम सेंट्रॉइड बोलेंगे। उसका जो सेंटर होता है उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी नहीं बोलेंगे, उसको सेंट्रॉइड बोलेंगे। दूसरा आपके पास ट्रायंगल हो गया, उसका भी सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका जैसे सेंट्रॉइड, इसके अलावा और हो गया आपका प्लेन फिगर में जो सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, स्क्वायर हो गया। इन सब चीज़ों को जो सेंटर होता है, ज्योमेट्रिकल सेंटर, उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रॉइड बोलते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ लिख दिया लाइन सेगमेंट, जैसे कोई लाइन है, एक लाइन मान लिया ऐसे तरीके से गई, कोई कर्व बना दिया, फिर आगे ऐसा कर्व चला गया, इसका कहीं ना कहीं तो सेंटर होगा जहाँ पर इसका टोटल लाइन जहाँ पर एक्ट करेगी, ठीक है, लेंथ एक्ट करेगी, उसको उसका लाइन सेंटर बोलते हैं, ठीक है। चलिए, ओके। तो सेंट्रॉइड के बारे में आपको पॉइंट्स क्लियर होंगे आई थिंक। तो देखो बेसिकली डिफरेंस मैंने बता दिया है, नीचे डिफरेंस है। तो क्या कहना है, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होता है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी उन बॉडीज़ के लिए काउंट किया जाता है जिनका मास और वेट किया जाता है, ठीक है। जबकि सेंट्रॉइड उन बॉडीज़ के लिए काउंट किया जाता है, उन प्लेन्स के लिए काउंट किया जाता है, दैट इज़ कंसीडर्ड फॉर, सेंट्रॉइड इज कंसीडर्ड फॉर द फिगर्स लाइक, जैसे सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, जैसे ये कुछ आपके प्लेन एरियाज हो गए, ठीक है। वॉल्यूम्स के लिए काउंट करते हैं और लाइंस के लिए, लाइन सेगमेंट के लिए काउंट करते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा आप मुझे बताइए, जैसे अगर कोई ब्रिक्स, एग्जांपल मैं आपको सिंपली दे देता हूँ, ब्रिक, ईंट जो होती है, उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा या सेंट्रॉइड होगा, ब्रिक का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा या सेंट्रॉइड होगा, बताइए ज़रा। हाँ, क्योंकि ब्रिक कैसा है, उसका मास होता है एक पर्टिकुलर मास, इसीलिए इसका क्या होगा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी काउंट, उसको सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलते हैं। एक्चुअल में दोनों सेम होते हैं, जब भी हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हमें कभी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोला जाएगा, कभी सेंट्रॉइड बोला जाएगा, ठीक है। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। लेकिन बाई चांस अगर इन दोनों में डिफरेंस पूछा जाता है आपसे, कोई आपसे डिफरेंस पूछा जाता है, तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कंसिडर्ड एज अ पॉइंट इन अ बॉडी वेयर द रिजल्टेंट of the gravitational force or weight of a body acts, and it is considered for the bodies having mass and weight, ठीक है। चलिए, और सेंट्रॉइड किन बॉडीज़ के लिए काउंट किया जाता है, जैसे आपके सेंट्रॉइड इज कंसीडर्ड फॉर द बॉडीज़, देखो यहाँ लिखा है द टर्म सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज कंसीडर्ड फॉर द बॉडीज़ विद मास एंड वेट, यही मैं बता रहा हूँ, वो बॉडीज़ जिनका हम मास और वेट कंसीडर करते हैं उनके लिए हम क्या काउंट करते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे कि स्फीयर हो गया, सिलेंडर हो गया, इनके लिए। जबकि जो सेंट्रॉइड जो होता है, इट इज़ कंसीडर्ड फॉर द फिगर्स, ये उन फिगर्स के लिए काउंट करते हैं जैसे कि आपका प्लेन एरिया हो गया, प्लेन एरिया जैसे सर्कल, रेक्टेंगल, ये सब हो गए, और वॉल्यूम हो गए, और लाइन सेगमेंट हो गए। तो इन सब के लिए जो उनका सेंटर होता है, सेंटर पॉइंट जो होता है, उनको हम क्या बोलते हैं, उसके सेंटर पॉइंट को, तो सेंटर पॉइंट ऑफ प्लेन फिगर्स, प्लेन एरियाज, सेंटर पॉइंट ऑफ वॉल्यूम्स, सेंटर पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट इज कंसिडर्ड एज सेंट्रॉइड, while center point of some solid of the figures or bodies having mass and weight is considered as center of gravity. Okay, I think it is clear to you the difference, basic difference between the center of gravity and centroid. आपको बस यही लिखना है, आपको केवल यही लिखना है क्या, the center of gravity is a point in a body having mass and weight, while centroid is the center of the body is like center of figures like plane surfaces
वॉल्यूम्स एंड लाइन सेंटर, ठीक है। उनका जो सेंटर होता है उनको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड सेंट्रॉइड, ठीक है, ओके। So you have to keep this statement in your mind to differentiate between centroid and center of gravity. So center of gravity is considered for the bodies with mass and weight, while centroid is considered for the bodies or the figures, not bodies, but figures like circles, rectangles. That is, these are क्या? These are the plane areas, वॉल्यूम्स एंड लाइन सेगमेंट्स, ठीक है, इतना याद रखना है। अच्छा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की एक और डेफिनेशन आप बोल सकते हो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज द पॉइंट वेयर द टोटल वेट या वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी एक्ट्स, ठीक है। एंड वाइल द सेंट्रॉइड वो पॉइंट होता है किसी भी वॉल्यूम का, प्लेन एरिया का, किसी भी लाइन का, जहाँ पर मोमेंट ऑफ एरिया अबाउट एनी ऑफ द एक्सिस थ्रू दैट पॉइंट इज जीरो। ये चीज़ें हम बाद में डिस्कस करेंगे, ये वाला टर्म आपको समझ में नहीं आएगा अभी, लेकिन आपको बस ये इतना डिस्कस कर, इतना जरूर याद रखना है। अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सेंट्रॉइड एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो सेंट्रॉइड वो पॉइंट, सेंट्रॉइड इज कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ plane areas, volumes and line segments, while center of gravity is considered for the bodies having mass and weight, ठीक है। तो उनका जो सेंटर होता है जहाँ पर उनका टोटल वेट एक्ट करता है उसको हम बोलते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जिन बॉडीज़ के अंदर मास और वेट होता है, ठीक है। चलिए अब देखो, सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रॉइड जो होते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ये सब चीज़ें फाइंड आउट करने के कितने मेथड होते हैं, क्या क्या तरीके होते हैं। तो देखो इसके दो मेथड है, एक प्रैक्टिकल मेथड है, आपको इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करना, आपको समझ लेना है कि प्रैक्टिकल मेथड है, और दूसरा एनालिटिकल मेथड है जो कि वेरेगनांस थ्योरम पे काम करता है, ठीक है। और इसको हम बोलते हैं मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल, फर्स्ट मोमेंट, ठीक है, बाय द फर्स्ट मोमेंट। तो ये जो मेथड होता है एनालिटिकल मेथड, इट इज़ द फर्स्ट मोमेंट मेथड टू कैलकुलेट द सेंट्रॉइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। चलिए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। देखो प्रैक्टिकल मेथड में हम क्या करते हैं, जैसे ये बॉडी है, जो इसमें लिखा है बस वही है। देखो सबसे पहले हम मान लेते हैं कि कोई टोटल बॉडी है हमारे पास, ठीक है। एक टोटल बॉडी है, वो छोटे छोटे सेगमेंट से मिलकर के बनी होती है, छोटे छोटे पार्ट से। जैसे आप देखते हो, यहाँ देख रहे हो ये बॉडी है हमारे पास, ये बॉडी आप देख रहे हैं, ये बॉडी छोटे छोटे पार्टिकल्स, जिसमें मैंने 10 एलिमेंट बना दिए हैं। तो इन 10 एलिमेंट का वेट W1, W2, W3 ये डाउनवर्ड एक्ट करेगा, और ये सारा जो इनके छोटे छोटे मासेस होते हैं, वो सारे मासेस का जो सम होगा वो इस बॉडी के टोटल वेट के बराबर होगा क्या नहीं होगा। तो हमने मान लिया कि ये जो पूरी टोटल बॉडी है, उस टोटल बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है, W इस तरफ एक्ट कर रहा है, जो भी मैंने अभी बताया था। और इसको हमने क्या किया है, सस्पेंड कर दिया है विद ए स्ट्रिंग विद द वर्टिकल सरफेस, यहाँ से पकड़ा है, और एक धागे की, एक मतलब कॉर्ड की हेल्प से, एक रस्सी की मदद से इसको बांध दिया ऊपर। तो इस बॉडी का वेट डाउनवर्ड एक्ट करेगा। तो इस बॉडी के वेट की वजह से इस थ्रेड के अंदर क्या होगा, एक टेंशन डेवलप हो जाएगी। अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्विलिब्रियम समझते हो कि ना तो बॉडी लेफ्ट में जा रही है ना राइट में जा रही है, जो जहाँ पर है बस वहीं की वहीं रुकी हुई है। तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो बॉडी है, इस बॉडी का जो वेट होगा वो टेंशन के बराबर होगा। लेकिन अब आपने इक्विलिब्रियम की बात की, तो वेट से टेंशन को तो इक्विलिब्रियम कर दिया, लेकिन ये इक्विलिब्रियम में तब तक नहीं होगा, दिस बॉडी विल नॉट बी इन इक्विलिब्रियम, ये तब तक इक्विलिब्रियम में नहीं होगी जब तक कि इस टेंशन की लाइन ऑफ एक्शन और इस वेट की लाइन ऑफ एक्शन एक ही सीध में ना हो। क्या समझ में आ रहा है कि इन दोनों बॉडी, इस टी की लाइन ऑफ एक्शन और वेट की लाइन ऑफ एक्शन एक ही इस लाइन के अकॉर्डिंग ना हो, ठीक है जी। मतलब इनकी लाइन ऑफ एक्शन एक ही होनी चाहिए, ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में काम करने चाहिए, एक्ट करने चाहिए, ये पॉसिबिलिटी है। बोले नहीं सर, हम अगर ये एक ही लाइन ऑफ एक्शन में नहीं काम करेंगे तो क्या होगा, तो भाई साहब होगा क्या, अगर मान लिया टी इधर काम कर रहा है और डब्ल्यू इधर काम कर रहा है, और इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, इसकी लाइन ऑफ एक्शन ये, तो ये दोनों बॉडीज़ एक पर्टिकुलर डिस्टेंस से सेपरेटेड होंगे, जिस वजह से एक कपल जनरेट हो जाएगा, और इस कपल की वजह से बॉडी घूमना स्टार्ट कर देगी। करेगी कि नहीं करेगी। तो क्या करेंगे, अगर ये बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो पॉसिबिलिटी यही है कि टी ऊपर हो
टी ऊपर हो और इसका वेट डाउनवर्ड हो और ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लग रहे हैं। ये पहली कंडीशन है और हमने मान लिया कि लाइन ऑफ एक्शन क्या क्या है, ए ये दिखा हुआ है, दिख रहा है ना, ये ए यहाँ है, ये ए यहाँ है, तो ए इज़ द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ द वेट डब्ल्यू एंड टी, और ये दोनों एक ही लाइन ऑफ एक्शन में लग रहे हैं। ठीक है, तो पहली बार हमने क्या किया, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से इस बॉडी को पकड़ा और पकड़ के सस्पेंड कर दिया, सस्पेंडेड, इट इज़ सस्पेंडेड विद द वर्टिकल सपोर्ट, यहाँ से पकड़ के इसको सस्पेंड किया हुआ है। ठीक है, इसको लटका दिया गया है। अच्छा, दूसरे बार में क्या करते हैं, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने के लिए इस मेथड से, प्रैक्टिकल मेथड से, दूसरी बार क्या करेंगे, इसको किसी और पॉइंट से पकड़ेंगे और दोबारा से लटका देंगे। ठीक है, पहले तो हमने किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पकड़ लिया, अब हम क्या करेंगे, इस बॉडी को किसी और पॉइंट से, किसी दूसरे पॉइंट से पकड़ेंगे, पकड़ के अब लटका देंगे। तो पहले जो लाइन ऑफ एक्शन ये वाली थी, ये ए मैंने लिख दिया, इनिशियली ये ये वाली लाइन थी। अब क्या करेंगे, अब ये मॉलिक्यूल्स कुछ इस तरीके से होंगे। अब दोबारा से क्या करेंगे, तो अब हमने देखा इस कंडीशन में कि वेट डाउनवर्ड इस तरीके से लग रहा है, इसको बैलेंस करने के लिए टी ऊपर लगेगा नहीं लगेगा, ये दोनों एक पर्टिकुलर लाइन ऑफ एक्शन में होने चाहिए। तो अब मान लिया कि जो नई लाइन ऑफ एक्शन है वो बी और बी है, बी इज़ द न्यू लाइन ऑफ एक्शन। ठीक है, अगर इक्विलिब्रियम की बात करेंगे तो ये बी और बी, ये दोनों टी और डब्ल्यू एक ही लाइन ऑफ एक्शन में काम करने चाहिए। ठीक है, एक ही लाइन में काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। ठीक है, जिन दोनों में इनकी लाइन जो होती है, फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, जिस लाइन में फोर्स एक्ट करता है वो एक ही होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। तो अब मान लिया कि वो नई लाइन ऑफ एक्शन क्या है, बी और बी डैश, जहाँ पर ए और ए डैश लाइन ऑफ एक्शन और बी डैश लाइन ऑफ एक्शन एक्ट करेगी, दिस पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी, दिस इज द पॉइंट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, तो इस मेथड से, प्रैक्टिकल मेथड से आप किस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, पहले उस बॉडी को आप क्या करोगे, किसी पर्टिकुलर पॉइंट से मतलब सस्पेंड कर दोगे। ठीक है, तो उस थ्रेड से और उसका वेट जहाँ एक्ट करेगा एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दोगे। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी, सॉरी नॉट हॉरिजॉन्टल, उस उनकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन, वेट की लाइन ऑफ एक्शन ड्रॉ कर देंगे। तो अब क्या करेंगे, आप उसी बॉडी को किसी दूसरे पॉइंट से पकड़ के लटका देंगे। ठीक है, अब क्या होगा, अब नई लाइन ऑफ एक्शन मिल जाएगी, नई लाइन ऑफ एक्शन होगी तो पुरानी लाइन ऑफ एक्शन और नई जो लाइन ऑफ एक्शन मिलेगी वो जहाँ इंटरसेक्ट करेगी वही उस बॉडी का सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, जहाँ पर उस बॉडी का पूरा वेट एक्ट कर रहा होगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रैक्टिकल मेथड टू कैलकुलेट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द गिवन थिंग। क्या बताया मैंने, सेंटर ऑफ ग्रेविटी किसके लिए काउंट किया जाता है, इट इज काउंटेड फॉर द बॉडीज हैविंग मास एंड वेट। ठीक है, उन बॉडीज़ के लिए काउंट करेंगे जिसका मास और वेट होता है, जबकि सेंट्रोइड इज कंसीडर्ड फॉर द surface, for the plane surfaces, or centroid is the center of plane figures like circle, like triangle, comma, और प्लेन फिगर्स के लिए हो सकता है, लाइन सेगमेंट्स के लिए हो सकता है। ठीक है, तो यही मैंने बताया था, सेंटर ऑफ ग्रेविटी कोई सॉलिड बॉडी के लिए होता है और बाकी चीज़ों के लिए, जैसे कोई कागज़ हो गया, आप ये बताओ कागज़ है तो क्या कागज़ का आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी बोलोगे, नहीं बोलोगे, वो तो एक प्लेन फिगर है, तो उसके लिए हम क्या बोलते हैं, उसका सेंट्रोइड बोलेंगे। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया। जो मैंने आपको बताया बस वही लिखा है यहाँ पर, रिजल्टेंट वेट इज डाउन दिस एंड वॉचिंग इन द अदर पोजिशन एंड देन लाइन, वट एवर आई हैव डिस्कस द सेम इज रिटन हेयर। ठीक है, इंटरसेक्शन दो का। ठीक है, ये सब VW कहाँ करेंगे और ये इसके तरफ होना चाहिए इक्विलिब्रियम में। अच्छा, दूसरा मेथड है बाय द सेकंड मेथड इज एनालिटिकल मेथड, और दिस एनालिटिकल मेथड यूजेस वेरिग्नन्स थ्योरम। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए व्हाट इज़ वेरिग्नन्स थ्योरम, वेरिग्नन थ्योरम क्या होती है, इसके बाद फर्स्ट प्रिंसिपल क्या होता है, व्हाट इज़ फर्स्ट प्रिंसिपल। तो दीज थिंग्स वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट लेक्चर। ओके बाय, गुड नाइट। तो इस लेक्चर में हमने पता व्हाट इज़ सेंटर ऑफ ग्रेविटी, व्हाट इज़ सेंट्रोइड, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड के बारे में डिस्कस कर लिया हम लोगों ने। और चलो ये अभी इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, इस दूसरा मेथड क्या है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी फाइंड आउट करने का सेकंड मेथड है, उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। अच्छा देखो, वेरिग्नन थ्योरम क्या बोलती है, इसको पहले समझने से पहले वेरिग्नन थ्योरम क्या बोलती है। वेरिग्नन थ्योरम सेज दैट, जैसे इट इज सेज दैट, जैसे मान लिया कोई एक बॉडी है, ठीक है,
इस पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं। मान लिया F1 लगा, एक F2 लगा और एक F3 लगा, 3 फोर्सेस लगे। मान लिया मैं, ये पॉइंट है, क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट है और मैं चाहता हूँ इस बॉडी का मोमेंट निकालना। इन फोर्सेस का वजह से जो बॉडी रोटेट करेगी इस पॉइंट के अबाउट, तो टोटल मोमेंट कितना हो जाएगा, इस फोर्स की वजह से कितना मोमेंट है, इस फोर्स की वजह से कितना मोमेंट है, इस फोर्स की वजह से कितना मोमेंट है। ठीक है, अब तो टोटल मोमेंट कैसे निकालेंगे, F1 इंटू इसकी डिस्टेंस d1, इसके डिस्टेंस और ये फोर्स, इसकी डिस्टेंस, ये मोमेंट होता था फोर्स और डिस्टेंस का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, वहाँ से निकाल सकते हैं मोमेंट। लेकिन अब अगर मैंने आपसे बोला कि ये सारे फोर्सेस हैं, इन सारे फोर्सेस का मैंने इन सारे फोर्सेस को हटा करके उनका एक रिजल्टेंट ले लिया, वो रिजल्टेंट उस रिजल्टेंट का सेम पॉइंट के अबाउट मोमेंटम किसके बराबर होगा, दैट विल बी इक्वल टू द सम ऑफ द मोमेंटम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द फोर्सेस। ठीक है ना, तो यही बोल रहा है दिस थ्योरम। तो ये थ्योरम ये बोलती है, दिस थ्योरम स्टेट्स दैट द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स about a point is equal to the sum of the moments of the component forces about the same point। ठीक है, समझ में आया। तो जैसे कोई बॉडी पर बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं, उन सारे फोर्सेस का किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट के अबाउट मोमेंट का सम किसके बराबर होगा, उन सारे फोर्सेस के रिजल्टेंट के सेम, उन सारे फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है उस रिजल्टेंट का उसी पॉइंट के अबाउट मोमेंट के बराबर। ठीक है, तो यही बोलना चाहता है। तो द वेरिग्नॉन्स थ्योरम स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ ए फोर्स सिस्टम is equal about a point is equals to the sum of the moments of each force और a component of force कंपोनेंट या ईच फोर्स के बारे में बात कर सकते, मोमेंट ऑफ द फोर्स अबाउट द सेम पॉइंट। ठीक है, चलिए, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलिए, अब इसके लिए हमने क्या किया है, जैसे ये बॉडी थी पूरी स्टार्ट में। ठीक है, वी हैव कंसीडर्ड दिस बॉडी, ये एनालिटिकल मेथड है, आपको याद रखना है, समझ लेना है बस। क्या बेसिकली आएगा, ये डेरिवेशन है। तो ये थ्योरम आपको याद रखनी है, व्हाट इज वेरिग्नॉन थ्योरम, मैंने लिख दिया है। दिस थ्योरम स्टेट दैट द मोमेंट ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल्स टू द सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ द कंपोनेंट ऑफ द फोर्सेस। ठीक है, अबाउट द सेम पॉइंट। तो हमने क्या किया, ये एक बॉडी ले ली है पूरी। ठीक है, इसका टोटल एरिया मान लिया A। अब ये बॉडी बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बनी होगी भाई, बनी होगी क्या नहीं बनी होगी, बिल्कुल बनी होगी। तो हमने एक एलिमेंट ले लिया, इसका छोटा सा I एलिमेंट, जिसका वेट WI है इसका वेट, और जो बॉडी टोटल वेट है उसका पॉइंट G पर एक्ट कर रहा है। ठीक है, हमने मान लिया कि ये बॉडी है पूरी बॉडी, इसका जो सेंट्रॉइड है वो G पॉइंट पर है। ठीक है, तो कंसीडर बॉडी जिसका वेट W है, दैट मेड अप टू द नंबर ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, तो इसको हमने बहुत सारे एलिमेंट में ब्रेक कर लिया, लेकिन ये जो बॉडी है टोटल बॉडी, इस टोटल बॉडी में हमने एक एलिमेंट I मान लिया है जिसका वेट WI है, और इस टोटल बॉडी का वेट मान लिया G पॉइंट, क्योंकि इसका सेंट्रॉइड G है तो ये G पर एक्ट कर रहा है, और ये W है, टोटल वेट डाउनवर्ड W में एक्ट कर रहा है। ठीक है, ये थ्री डायमेंशनल बॉडी है। ठीक है, हमने क्या किया कि जो I एलिमेंट हमने माना है, समझ में आ रहा ना क्वेश्चन, ये पूरी बॉडी थी, इसका मान लिया कि टोटल वेट यहाँ एक्ट कर रहा है G पर। अब हमें ये नहीं पता कि G होगा कहाँ पर, तो इसके लिए हमने मान लिया कि एक छोटा एलिमेंट है, इसमें I एलिमेंट मान लिया है, और उस I एलिमेंट का वेट WI है, वो डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। ठीक है, चलिए, तो ये फर्स्ट मोमेंट मेथड से है। ठीक है, फर्स्ट प्रिंसिपल से हम इसको सॉल्व कर रहे हैं बाय द वेरिग्नॉन्स थ्योरम। ये समझ में आएगा। अब देखो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, हमने मान लिया क्योंकि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है, तो इसका x कोऑर्डिनेट होगा, y कोऑर्डिनेट होगा, z कोऑर्डिनेट होगा। तो x कोऑर्डिनेट मान लिया कि जो I एलिमेंट है, इस I एलिमेंट का x कोऑर्डिनेट, x एक्सिस की तरफ डिस्टेंस xi, y एक्स की तरफ डिस्टेंस yi, और z एक्स की तरफ डिस्टेंस zi। समझ सकते हैं ना, इस तरीके से है ये, इस तरीके से रखा हुआ है। x में कुछ डिस्टेंस है, y में कुछ डिस्टेंस है, और z में कुछ डिस्टेंस है इसकी। ठीक है ना। चलिए, इसी तरीके से हमने क्या मान लिया, एक्स सी, वाई सी और जेड सी इज़ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड पॉइंट। ठीक है, इन सब के कोऑर्डिनेट ये मान लिए। तो देखो इसकी डिस्टेंस, एक्स की डिस्टेंस अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मीट करेंगे तो ये एक्स हो गई, वाई की तरफ मीट करेंगे तो ये वाई हो गई। ठीक है,
ये y हो गई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस y, और z डिस्टेंस इस वाले प्लेन से इसका सेंट्रोइड कहाँ तक कितनी डिस्टेंस पर है। ठीक है, आप इस तरीके से अज्यूम कर सकते हो, जैसे मान लिया कि रूम समझ सकते हो, आप अपना रूम समझ सकते हो, जिस या क्लास समझ सकते हैं आप, जिस क्लास में आप पढ़ते हैं, और फैन लगा है, कहीं क्लास में फैन लगा है, तो कोई एक पर्टिकुलर कॉर्नर आप देख लीजिए, तो आप देखोगे कि एक्स डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस पर लगा हुआ है वो फैन, वाई डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस पर लगा हुआ है, और जेड डायरेक्शन में कुछ डिस्टेंस पर लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे ही हमने एज्यूम किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अगर टोटल वेट के बारे में बात करेंगे बॉडी के, तो W1 + W2 + W3 होगा। इसको हम बोलते हैं देख सिग्मा WI। तो हर एक आई समझ रहे हो कि आई एलिमेंट है आपका, वो जो बॉडी है उसका आई एलिमेंट समझते हो। आई की वैल्यू 1 मतलब पहला एलिमेंट, आई की वैल्यू 2 मतलब दूसरा एलिमेंट, आई की वैल्यू 3 मतलब तीसरा एलिमेंट। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, इस बॉडी का मोमेंट लिया। वी आर टेकिंग द मोमेंट अबाउट वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे तो ये वेट तो नीचे एक्ट कर रहा है, भाई वेट नीचे एक्ट करेगा, तो वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हो जाएगी कि नहीं। वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट लेंगे तो वाई एक्सिस के अबाउट घूम रहा है चारों ओर इस तरीके से, है ना। ठीक है, तो ये वाई, तो वाई के रिस्पेक्ट में मोमेंट लेंगे तो इस तरीके से घूमेगा, तो ये एक्स आई डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, तो वाई एक्सिस का अबाउट मोमेंट लिया तो क्या होगा, इसका जो मोमेंट होगा, देखो इस एलिमेंट के बारे में बात कर रहे हैं अभी हम। ठीक है, तो अगर आई एलिमेंट की बात करेंगे तो आई हो जाएगा। अब आई की वैल्यू जब पहला एलिमेंट है तो 1 होगा, दूसरा एलिमेंट है तो आई की वैल्यू 2 हो जाएगी, तीसरा एलिमेंट है तो आई की वैल्यू 3 हो जाएगी, चौथा एलिमेंट तो आई की वैल्यू 4 हो जाएगी नहीं। ठीक है, चलिए, तो WI और XI, तो WI XI का मतलब क्या हो गया, मतलब अगर W की वैल्यू 1, सॉरी आई की वैल्यू 1 तो W1 X1 हो जाएगा, आई की वैल्यू 2 तो W2 X2 हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही आई बहुत सारे एलिमेंट होंगे 1 2 3, तो क्या हो जाएगा टोटल, अगर इस टोटल बॉडी है, इस टोटल बॉडी का मोमेंट देखेंगे, देखो W क्या है, रिजल्टेंट ही तो है, सारे एलिमेंट्स का रिजल्टेंट W है, तो रिजल्टेंट का मोमेंट अबाउट द सेम पॉइंट। अगर हम इस लाइन के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, इस लाइन के लॉन्ग वाई एक्सिस के अबाउट, तो वाई एक्सिस के अबाउट ही इसका मोमेंट लेंगे, तो रिजल्टेंट क्या है W। भाई वेरिग्नॉन थ्योरम क्या बोलती है, वेरिग्नॉन थ्योरम यही तो बोलती है कि रिजल्टेंट का जो मोमेंटम होगा अबाउट एनी पॉइंट, अबाउट एनी एक्सिस, विल बी सेम एज द मोमेंट ऑफ इट्स कंपोनेंट। जिन फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है, उन सारे फोर्सेस का मोमेंट अबाउट द सेम एक्सिस। ठीक है, तो अगर ये रिजल्टेंट है, इस रिजल्टेंट का इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट कितना हो जाएगा, W इंटू एक्स, ये तो रिजल्टेंट का मोमेंट, तो उस रिजल्टेंट का मोमेंट किसके बराबर होना चाहिए, किसके बराबर होना चाहिए, उन सारे फोर्सेस के या उन सारे एलिमेंट्स के बराबर, एलिमेंट के मोमेंटम के बराबर, मोमेंट के बराबर अबाउट द सेम एक्सिस। तो पहला वेट यहाँ से कितने डिस्टेंस पर है, x1 डिस्टेंस पे, मान लिया दूसरा वेट ये है, तो दूसरा वेट यहाँ से x2 डिस्टेंस पे, मान लिया तीसरा वेट ये है, तो यहाँ से x3 डिस्टेंस पे हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो ये WXC, इसको हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा WI XI लिख सकते हैं। तो XC की कोऑर्डिनेट कितना आएगा, सिग्मा WI XI अपॉन W, दिस विल बी द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड का कोऑर्डिनेट ये होगा ना एक्स कोऑर्डिनेट, ये इस सेंट्रॉइड का एक्स कोऑर्डिनेट आप में निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते हैं, ये नहीं समझ में आया, आ गया नहीं आया, देखो दोबारा से बता देता हूँ महाराज। ये देखिए, ये थ्योरम हम क्या करते हैं, इसमें वेरिग्नॉन थ्योरम का यूज़ करते हैं, और वेरिग्नॉन थ्योरम क्या बोलती है कि रिजल्टेंट फोर्स का मोमेंट किसके बराबर होता है, इसके जो पार्ट्स होते हैं, सम ऑफ द मोमेंट्स ऑफ इट्स कंपोनेंट या सम ऑफ द मोमेंट ऑफ ईच फोर्स कौन से फोर्स, वो फोर्सेस जिनका ये रिजल्टेंट है। तो इसमें ये बॉडी है, ये बॉडी बहुत सारे एलिमेंट से मिलकर के बनी है, तो अगर इसको मैंने आई एलिमेंट दे दिया, ठीक है, मान लिया ये एलिमेंट 1 है, ये एलिमेंट 2 है, ये एलिमेंट 3 है, तो आई की वैल्यू 1 रखेंगे तो ये वाला एलिमेंट, आई की वैल्यू 2 रखेंगे तो ये वाला एलिमेंट, आई की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये वाला एलिमेंट। अब अगर मैंने ये एक्सिस वाई मानी है, तो यहाँ से पहले एलिमेंट की डिस्टेंस यहाँ से x1, दूसरा एलिमेंट यहाँ से इसकी डिस्टेंस x2,
तीसरा एलिमेंट यहाँ से इसकी डिस्टेंस x3, चौथा एलिमेंट यहाँ से इसकी डिस्टेंस x4। तो ये यही तो होगा भाई, मोमेंट क्या होता है, मास इनटू डिस्टेंस ही तो होता है। तो वही तो मैंने किया है, मास इनटू डिस्टेंस, मास इनटू डिस्टेंस, मास इनटू डिस्टेंस एंड डब्ल्यू इनटू एक्स सी। अब एक्स सी क्या डिस्टेंस इसकी, अब मैंने इसको एक्स आई माना है तो डब्ल्यू आई, मतलब सिंपल समझाने के लिए, ठीक है। तो अगर एक्स आई एलिमेंट है तो अगर एक्स आई मतलब आई आर्बिट्ररी पॉइंट ले लिया, आई की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर आई की वैल्यू 2, फिर 3, 4, 5, 6 इस तरीके से रखेंगे। तो पहली एलिमेंट वहाँ, दूसरा एलिमेंट यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, पाँचवा यहाँ, छठवां यहाँ, बहुत सारे एलिमेंट को मिला करके इसका मोमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से एक्स कोऑर्डिनेट मिल जाएगा इसका। इसी तरीके से आप वाई, इसी तरीके से आप जेड एक्सिस के मोमेंट, तो ये वाई कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, फिर जेड कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, तीनों कोऑर्डिनेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, एक्स सी, वाई सी, जेड सी, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड ऑफ द होल बॉडी, ठीक है, ठीक है ना। अगर अब हमने क्या किया, ये तीनों इक्वेशन 1 2 3 4 मिल गई। अब हमने मान लिया, देखो ये डेरिवेशन मैं आपको बता रहा हूँ, आपको माइंड में रखना है, ठीक है, ठीक है, माइंड में थोड़ा सिंपल, डेरिवेशन ही सिंपल, इसका प्रिंसिपल है किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। फाइनली एक फॉर्मूला आएगा, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, वो फॉर्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। इससे आप एक तरीके से कंसेप्ट समझ जाएंगे। चलिए, ठीक है, तो ये W के फॉर्म में हो गया। अब देखो W क्या होता है, वेट क्या होता है, मास इनटू ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। तो अब अगर इस इक्वेशन में हम W की जगह पर m इंटू जी रखेंगे, m इंटू जी रखेंगे तो मास कितना हो जाएगा, W अपॉन जी हो जाएगा, W अपॉन जी। तो वेट की जगह पर m इंटू जी रखेंगे तो क्या होगा, वेट की जगह पर m इंटू जी रखेंगे तो यहाँ भी m, तो g से g कट जाएगा, तो ये सिग्मा एम आई अपॉन एम। तो ये क्या बनेंगे, ये तीनों इक्वेशन किसके कोऑर्डिनेट हैं, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंटर ऑफ मास। बिल्कुल सही। तो बॉडी का जो सेंटर ऑफ मास के कोऑर्डिनेट ये तीनों हैं। आप एक्स आई, वाई आई, जेड आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इसका कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब मास क्या होता है, मास क्या होता है, हाँ ठीक है, ओके ओके ठीक है। अच्छा ये रिलेशन शायद गलत लिखा है, जब मास क्या होता, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम, हाँ ये गलत लिखा है, प्लीज़ सॉरी, दिस फॉर्मूला इज रॉन्ग, प्लीज़ करेक्ट इट। नो मास सॉरी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होगा, डेंसिटी में वॉल्यूम से इक्वल्स टू मास होगा, ठीक है। तो आप क्या करोगे, मास की वैल्यू वॉल्यूम अपॉन डेंसिटी। अब डेंसिटी किसी भी एक एलिमेंट, अगर कोई बॉडी है उसकी डेंसिटी कांस्टेंट रहेगी तो वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ से आप करो एक्स सी, वाई सी, जेड सी, अगर उसको वॉल्यूम की फॉर्म में लिखना चाह रहे हैं तो वो क्या बन जाएगा, एक्स सी, वाई सी, जेड सी, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ, हाँ ये किसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये कोऑर्डिनेट हो जाएंगे सेंटर ऑफ वॉल्यूम। और तो सेंटर ऑफ वॉल्यूम मैंने आपको बताया था, सेंटर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, सेंटर ऑफ वॉल्यूम क्या होता है, सेंट्रॉइड। तो यहाँ तक तो बात हो गई किसकी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की। इसके बाद अगर आप ये फॉर्मूला अगर आप वॉल्यूम के लिए लिखते हैं, ये फॉर्मूला अगर आप वॉल्यूम के लिए लिखते हैं तो ये हो जाएगा, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द वॉल्यूम। अब यहीं अगर आप एरिया के लिए लिखते हैं तो दिस विल बी दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ एन एरिया, ठीक है, एरिया के सेंट्रॉइड हो जाएंगे। और ये अगर लाइन के लिए लिखेंगे तो लाइन के सेंट्रॉइड के एरिया हो जाएंगे, ठीक है, लाइन के सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे। आपको ये वाले फॉर्मूले माइंड में रखने हैं, ठीक है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म थिकनेस का अगर एरिया है तो उस प्लेन ऑफ ज्योमेट्री द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द सेंट्रॉइड इज ओनली दिस थिंग्स। प्लेन में एक्स सी और वाई सी बात करेंगे, क्योंकि प्लेन में दो ही चीज़ें होती हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट पे हम जाते नहीं हैं, एक्स वाई सी के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ सर, सो यू हैव टू कीप दिस फॉर्मूला इन योर माइंड, ठीक है। तो अगर बॉडी एक वायर होगी तो ये चीज़ें हो जाएंगी। आपको ये वाला याद रखना, आपको केवल एक सेंट्रॉइड के बारे में डेफिनेशन, सिंपल फॉर्मूले किस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, ठीक है ना।
चलिए, तो आप कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट्स कि उसका, अब देखो एरिया इनटू एक्स। आप मुझे ये बताइए फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया। अच्छा ठीक है, ये फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हमें यहाँ तक कोई डाउट किसी को, यहाँ तक कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, आपको बस मैंने सिंपली ये रखना है। देखो इस वाले लेक्चर में आपको केवल छोटे छोटे चीज़ें याद रखनी है। छोटी छोटी चीज़ें वो क्या है, पहला तो चीज़ें आपको याद रखनी है कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होता है, दूसरा सेंट्रोइड क्या होता है, इन दोनों के बारे में, मतलब ये कब काउंट किया जाता है, ये कब काउंट किया जाता है, किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, क्या क्या मेथड होते हैं टू कैलकुलेट द सेंट्रोइड और सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, बेसिकली हम बोलेंगे जब भी हम सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे तो दोनों एक ही लिखे जाएंगे, सेंट्रोइड हो या सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन बेसिक डिफरेंस पता होना चाहिए। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी सॉलिड्स के लिए काउंट किया जाता है, जबकि ये वॉल्यूम, प्लेन और लाइन के लिए काउंट किया जाता है। ठीक है, जिसमें मास ना हो, वेट ना हो, जिसमें वेट काउंट ना किया जाए, केवल वॉल्यूम या प्लेन फिगर, प्लेन सरफेसेस के बारे में काउंट करेंगे तो वो सेंटर्ड हो जाएगा, और बाकी क्या हो जाएगा आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, चलिए एक बार देख लेते हैं, डिवाइस करने की ज़रूरत है इसमें। ठीक है, ओके, तो ये एक बार देख लीजिए आप लोग। तो सेंट्रोइड के बारे में आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस में ये लाइनें याद रखनी है कि जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो केवल उन बॉडी के लिए काउंट करते हैं हैविंग मास एंड वेट, वाइल सेंट्रोइड इज द सेंटर ऑफ द बॉडीज हैविंग सेंट्रोइड ऑफ द बॉडीज, सेंट्रोइड ऑफ द प्लेन एरिया। ठीक, इट इज सेंट्रोइड इज द सेंटर ऑफ प्लेन एरियाज, वॉल्यूम्स एंड लाइन सेगमेंट। ठीक है, ओके, चलिए, गुड नाइट। सो इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट, तो यहाँ तक आपको ना, अभी तक जो मैंने ये वाला बताया, इसमें आपको ज़्यादा डिस्कस नहीं, सेंटर और सेंटर ऑफ ग्रेविटी के बारे में थोड़ा सा आइडिया आपके पास होना चाहिए। ठीक है, अच्छा, इसका सिग्निफिकेंस मैंने नहीं बताया, इन दोनों का सिग्निफिकेंस क्या है, यू हैव टू कीप इन माइंड द सिग्निफिकेंस। इनका महत्व क्या है, सिग्निफिकेंस। तो देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का और सेंट्रोइड का सिग्निफिकेंस कुछ नहीं है, यू कैन बस आप ये बता सकते हैं इनसे कि कोई भी बॉडी है उसका वेट कहाँ एक्ट कर रहा है, इसका टोटल एरिया कहाँ पर लाई कर रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ें आप उसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ठीक, चलिए, ओके, गुड नाइट। तो बाकी हम कल डिस्कस करेंगे फर्स्ट मोमेंट ऑफ एरिया।